गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो क्या था होमवर्क, क्या था? अच्छा, कोई होमवर्क नहीं दिया था? तो लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख लिए थे। एक बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालनी है वो हमने देखा था। हेंडरसन इक्वेशन हमने डिराइव की थी, याद है आप लोगों को? तो उसके अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे उन सब में एसिड जो था वो एक मोनोप्रोटिक एसिड और बेस भी एक मोनोहाइड्रोक्सिक बेस था, राइट? अच्छा, ये कहा था पुराना फिर से रिवाइज कर लेना। किया आप लोगों ने? वापस से रिवाइज किया पुराना? क्वेश्चंस किए कुछ? हाँ या ना? शीट वापस सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। भार्गव ने S1 वापस से की है। क्या क्या किया वो लिखो, देखे थोड़ा सा। मैंने किया सर। कार्तिक ने कह रहा कि मैंने किया इस बार, सब बहुत जल्दी बन गए। अनन्या ने O1 वापस से की, अमन ने S1 की वापस, आदित्य ने 9-10 क्वेश्चन किए S1 के। वंस जो फिजिकल के बारे में कमेंट करो बेटा। ऋतुराज ने क्या किया? 1 से 38 O1 के वापस से किए। वेदांत ने S1 O1 दोनों की। और देवज्ञ ने O1 S1 हाफ, O1 पूरी की, S1 हाफ की। आदर्श ने O1 एंड S1 12 क्वेश्चंस किए। वंश ने S1 के 15 और O1 के 32 क्वेश्चंस किए। सुप्रियो ने O1 तक फिर से किया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अनुज ने O1 पूरी कर ली, प्रांजल ने मैथ्स की, अच्छा बेटा। नैतिक ने O1 S1 दोनों कर ली, अनुज ने दोनों कर ली। अनुराग ने भी किया S1। नवदीप थर्मो रिवाइज की, अंकित केमिकल काइनेटिक शीट 2 S2 एंड केनी ने आई डिड O1 ऑल टिल 38 एंड S1 20 क्वेश्चंस। मैंने फिर से O1 S1 का जितना आज तक था सब कर लिया। रेहान ने, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो, ये जो मैं देख रहा हूं ना, बहुत अच्छी बात है जो आप लिख रहे हो और रिवाइज कर रहे हो। सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे करते रहो। क्योंकि जो जेई देने वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोग होमवर्क भी नहीं करते, रिवीजन को तो दूर की बात होती है, एक बार भी नहीं होता है। और जेई में सिलेक्शन अगर हम चाहते हैं तो जेई में अच्छी रैंक चाहते हैं, देखो कम से कम 2 बार करो, फिर उसको जितना ऊपर बढ़ाते जाओगे उतनी अच्छी रैंक आती जाए। जब तीसरी बार कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। देखो, पहली बार सारे क्वेश्चन करने होते हैं, दूसरी बार सारे क्वेश्चन करने होते हैं, बट जब तीसरी बार आते ना तो उन क्वेश्चंस को करो जो थोड़े टफ लग रहे हैं। फिर जो बहुत आसान है उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, फोकस जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक होता है, यानी क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट होता है, मेन पार्ट होता है, आप डायरेक्ट वहां से सोचना स्टार्ट करते हो। तो दैट्स गुड, करते रहो ऐसे ही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मान लो अब मुझे कोई एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, मुझे कोई एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, और जो एसिड हमारे पास है वो है H2CO3। ये भी एक वीक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है। क्या हम इसका कोई बफर बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हो। इसके साथ क्या ऐड कर दीजिए, इसका
कॉन्जुगेट बेस, तो H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, NaHCO3। देखो Na प्लस का तो कोई रोल है नहीं, तो एक तरह से HCO3 माइनस। यस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है। वैसे NaHCO3 अपने आप में एक बफर है, NaHCO3 अपने आप में एक बफर है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसकी पीएच क्या होगी। अगर ये बफर है तो इसकी पीएच कैसे निकालेंगे। हमें H2CO3 का सॉल्यूशन है तो इंडिविजुअल पीएच कैसे निकालनी वो पता है, NaHCO3 का सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे वो भी पता है, बट इन दोनों का अगर मिक्सचर है तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। तो यहां पर फिर से ये एसिड और इसको हम बोलेंगे सॉल्ट। आपने यहां पर पानी में एसिड भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, और अब हमें पता है कि ये एसिड जो है वो H प्लस आयन देगा और किस में टूट जाएगा, HCO3 माइनस में। ये यहां पर H2CO3 कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, पहला, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, K1। क्वेश्चन ये आता है कि ये अभी भी एक और H प्लस आयन दे सकता है, HCO3 माइनस अभी भी एक और H प्लस आयन दे सकता है, तो क्या हमें फर्दर इसकी रिएक्शन भी लिखनी है क्या। देखो ये H प्लस आयन दे तो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन हम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां से जो H प्लस आयन आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में इससे जो H प्लस आयन आएंगे उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिसोसिएशन से H प्लस आयन यानी X की वैल्यू Y से बहुत ज्यादा होगी, Y की वैल्यू Z से बहुत ज्यादा होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर आपने H2CO3 की तो रिएक्शंस लिख ली सारी, क्या NaHCO3 की रिएक्शंस नहीं लिखेंगे। चलिए उसके बारे में भी सोच लेते हैं। NaHCO3 की क्या रिएक्शंस होगी। NaHCO3 एक तो H प्लस आयन देगा, तो HCO3 माइनस से जो H प्लस आयन आएंगे वो इससे बहुत कम होंगे, तो NaHCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन से H प्लस आयन तो बहुत कम आएंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाली रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। और क्या होगा, HCO3 माइनस का हाइड्रोलाइसिस भी होगा, HCO3 माइनस का हाइड्रोलाइसिस भी होगा। क्या वो रिएक्शन लिखनी है क्या, या वो रिएक्शन हम लिख चुके हैं। क्या HCO3 माइनस के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखनी है, या वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बताइए जल्दी से। क्या वो कंसिडर कर चुके हैं क्या। वेदांत का कहना है लिख चुके हैं सर, अर्चित का भी कहना है लिख चुके हैं, वंश का भी कहना है लिख चुके हैं। हाँ, क्योंकि ये जो रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि HCO3 माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा क्या, वापस H2CO3 बनेगा क्या, H2CO3, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी सोचो यहां पर क्या कोई और रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या, यहां पर बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो भी पॉसिबल रिएक्शंस थी या तो कंसिडर कर चुके हैं या उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली दो ही रिएक्शन देखो, तो और उसमें से ये वाली नेग्लेक्ट हो चुकी है, तो और कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से वही वापस इसकी कंसंट्रेशन A, सॉल्ट की कंसंट्रेशन S, A माइनस X और ये भी X, तो फिर से वही हेंडरसन इक्वेशन की तरह ही फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, बस यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। और यहां पर यूं कह दो सॉल्ट मतलब किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्ट मतलब NaHCO3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड मतलब किसकी कंसंट्रेशन, H2CO3 की कंसंट्रेशन। बस डिफरेंस क्या आया, पीके नहीं है, pKa की जगह pKa1 यहां पर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर भी ये फॉर्मूले बिना रिएक्शन के लिख दें। बिना रिएक्शन के कैसे लिखोगे उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। एक तो एक चीज याद रखना, बफर का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक ही रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक ही रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। एम्फीप्रोटिक वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, उसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ये ध्यान रखना, जब भी आप ये डेरिवेशन पढ़ो ना तो डेरिवेशन को कैसे करना है, कितनी रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व है, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन, ये हमेशा याद रखना।
मतलब इस चीज को अलग से याद रखना है यार, इसमें तो एक ही रिएक्शन आनी चाहिए, इसमें दो रिएक्शन आनी चाहिए, यानी बफर के डेरिवेशन में कभी भी दो रिएक्शन नहीं आएगी। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट के डेरिवेशन को जाके देखना, उसमें हमने दो रिएक्शन लिखी थी, याद है आपको, और फिर उनका रेशियो लिया था। अब मैं यहां पर इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या है, कभी भी लगे कि एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है यानी बफर है और बफर का फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि उन दोनों में एसिड कौन है और सॉल्ट कौन है। एसिड कौन है और सॉल्ट कौन है, तो इसका तरीका मैं बताता हूं। जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन हो वो एसिड, जिसके पास कम H प्लस आयन है वो सॉल्ट। राइट, तो राइट डाउन, इसके पास ज्यादा H प्लस आयन है दो, इसके पास एक। एसिडिक हाइड्रोजन ही काउंट करना, देख लेना, ऐसा ना हो कि सारी हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं। तो इसके पास ज्यादा H प्लस आयन है, ये एसिड, इसके पास कम है, ये सॉल्ट। अब सोचो अगर ये H प्लस आयन देगा तो ये अपना कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, ये H2CO3 का पहला H प्लस आयन दे रहा है, इसीलिए pK1, इसीलिए pK1, और बाकी तो सॉल्ट अपॉन एसिड, खत्म। जैसे अब क्वेश्चन ये भी आता है, मान लो NaHCO3 का बफर बनाना है। अब NaHCO3 खुद अपने आप में बफर है, इसके साथ अगर मैं H2CO3 मिला देता हूं वो भी बफर है, लेकिन इसके साथ अगर आप Na2CO3 भी मिला देते हो वो भी बफर है। देखो ये भी बफर है, राइट। हाँ, लेकिन अब इस बफर में एसिड कौन है पता है, ये एसिड, और ये इसका सॉल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास एक H प्लस आयन है, इसके पास नहीं है, यानी जो यहां सॉल्ट था वो यहां एसिड हो गया, देखो, और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। अब अगर हमें इसका पीएच का फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब अगर ये H प्लस आयन देगा तो ये अगर H प्लस आयन देगा तो कौन सा दे रहा है, सेकंड, तो क्या लिखूं यहां फॉर्मूले पर, बताओ। हेंडरसन इक्वेशन में pK1 pK2 क्या आएगा, बताइए जी, बताइए। जल्दी से, बिल्कुल सही, pK2। निखिल, मयंक, वेदांत, अनुज, भार्गव, वंश, रूपकथा, रिहान, मनिक, अंकित, वंश, सृष्टि, नीरज, तो यहां पर आएगा pKa2 प्लस लॉग सॉल्ट, मतलब Na2CO3 की कंसंट्रेशन अपॉन NaSCO3। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लिखना है। पहले हमेशा आइडेंटिफाई करो एसिड कौन सा है, और एसिड पता चलते ही फिर देखो वो कौन सा H प्लस आयन देगा, उसके अकॉर्डिंग। अब एक ही क्वेश्चन दूंगा, ढंग से देख के लिखना, गड़बड़ मत कर लेना। पहले तो ये देखो कि क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है या नहीं है। बफर के लिए जरूरी है कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस होने चाहिए। अब की बार एसिड कौन सा इन्वॉल्व है, H3PO4, H3PO4। H3PO4 में 3 K डिफाइन होते हैं, Ka1, Ka2 और Ka3। तो यहां कौन सा K आएगा, एसिड कौन है, सॉल्ट कौन है, जल्दी से फॉर्मूला लिख दो भाई। अच्छा, हाँ ये भी बता दो pK1 2 3 में से कौन सा आएगा, और ये इसे एसिड मानोगे या इसे सॉल्ट मानोगे। तो एक तो ये लिखो pK1 pK2 pK3 में से कौन सा आएगा, तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए, पहला pK1 pK2 p, और इसको आपने क्या माना, अगर इसको एसिड माना तो A और इसको सॉल्ट माना तो S, और या इसको S या इसको, ऐसे 3 आंसर होने चाहिए आपके। कार्तिक का आंसर, बहुतों के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। निखिल का भी सही है, बिल्कुल सही। वेदांत, यशस्वी, सत्यम, अनुज, शुभमणि, अमन, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही। ये सॉल्ट, ये एसिड, क्योंकि इसके पास ज्यादा H प्लस आयन है, ये H देगा तो ये दूसरा H होगा, तो pH इक्वल्स टू pKa2 प्लस लॉग Na2HPO4। ये तो हो गया सॉल्ट और NaH2PO। डन। मयंक अभी ऐसे ही करें यार, ज्यादा घुमाए नहीं। मयंक अभी ज्यादा घुमाओ मत, उल्टा सीधा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है। वह भी एक ही तरीके से ही करेंगे। बिल्कुल बढ़िया जी। प्रसन्ना, केनी, सप्तांशु, लक्ष्य, अविरल, गुड वन। मुझे लग रहा है इस बैच का रिजल्ट बहुत धमाकेदार आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूं। ऐसा मेरे को फील आया तो मैंने बोल दिया कि इस बैच का रिजल्ट धमाकेदार आने वाला है। नहीं, रूपाक्षी बेटा सीधा सीधा ये कौन सा H प्लस आयन लूज करेगा? H3PO4 के पास 3 H होते हैं, एक ऑलरेडी लूज कर चुका है, ये दूसरा करेगा, इसीलिए pKa2। यहां ये एसिड है, ये कौन सा H प्लस आयन लूज कर रहा है? ये भी दूसरा कर रहा है, इसीलिए pKa2। यहां ये कौन सा H प्लस आयन लूज कर रहा है? पहला वाला, इसीलिए pKa1। माणिक टेंशन मत लो बेटा, कुछ नहीं होगा। मेहनत जो करता है इंसान, उसकी मेहनत कभी खराब नहीं होती, ये ध्यान रखना। सीरियसली बता रहा हूं, कभी नहीं खराब होती। हाँ, हार्ड एफर्ट्स। और ये भी बता दूं, लॉन्ग रन में वही सक्सेसफुल होते हैं, लॉन्ग रन में वही सक्सेसफुल होते हैं जिन्होंने एफर्ट्स लगाई। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन शॉर्ट कभी लगे और ये ज्यादा, इसको ज्यादा सक्सेस मिल गई, बट लॉन्ग रन में ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो आप हमेशा कह सकते हो। यार लक्ष्य, अभी स्कूल के बारे में ज्यादा नहीं पूछो, बस मुझे इतना पता है कि फाइनल एग्जाम में केमिस्ट्री जो तुम्हें बोर्ड के लिए पढ़नी पड़ेगी, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। उसमें 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में मतलब हार्डली 5-5 घंटे भी दोगे ना, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे भी, तो करवा दूंगा। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, ये मुझे पता है। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, 6-6 घंटे मान लो, थोड़ा और भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इससे करवा दूंगा मैं, वो मेरी हेडेक है बस बोर्ड के लिए। बाकी अब स्कूल के प्रैक्टिकल और ये तो सब तुम समझते हो। देन अब फाइनली हम एक बफर सॉल्यूशन की भी पीएच निकाल सकते हैं, चाहे वो बफर सॉल्यूशन किसी का भी हो। या ध्यान रखना, बफर सॉल्यूशन में एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, तो उसकी भी हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम इस सिचुएशन में है कि जितने भी केसेस थे वो हमने यहां पर देख लिए। जो बफर वाला सेक्शन है, देखो अब बफर वाला जो चार्ट मैंने बनवाया था आप लोगों से, उस चार्ट में थोड़ा मुश्किल है कैटेगरीज क्या करें, उसमें थोड़ी कैटेगराइजेशन का मुश्किल है, बट उसमें कुल मिला के आपको ऐसे 2 या 3 फॉर्मूले लिखने। चाहो तो उसमें एक pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड वाला, एक POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, और एक ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना, ये वाला या ये वाला, इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल्स लिख लेना। दैट्स इट। तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो जो चार्ट हमने बनाया है बफर वाला, उस बफर वाले चार्ट में ऐसे एक फॉर्मूला तो लिख देना, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। एक और फॉर्मूला POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। फिर एक और फॉर्मूला, या यूं लिख दो H2CO3, ये अलग अलग टाइप के जो H2CO3 प्लस NaHCO3, इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। या एक और एग्जांपल जो अभी मैंने लिखा है, NaH2PO4 प्लस Na2HPO4।
ठीक है, तो अब यहां पर देखो सारे केसेस खत्म हो गए भाई लोगों, सारे केसेस खत्म हो गए, जितने भी केसेस थे पीएच निकालने के वो सब हमने डिस्कस कर लिए। बट यूं कह सकते हो कि ये तो तैयारी थी जंग की, ये लड़ाई की तैयारी थी, आप अपने आप को तैयार कर रहे थे। फाइट तो अब स्टार्ट होती है, अब फाइट स्टार्ट हो रही है, आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अब फाइट स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है यही समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, कौन सी कैटेगरी में डालें, एसिड लें, बफर लें, कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें, मल्टीवेलेंट कैटायन एनायन मिक्सचर की बात करें, दो वीक एसिड का मिक्सचर, तो क्या किया जाए। तो चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं और सब हो जाएगा। देखो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, वो सब हो जाएगा, आराम से होगा। अब मैं यहां अब हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी खुद बनाएंगे, सॉल्व भी खुद करेंगे। लेट्स से मैं यहां पर एसिटिक HCl, एसिटिक एसिड और NH4+, ये तीनों ही क्या है, एसिड, NaOH, NH4OH और एसिटेट आयन, ये तीनों ही क्या है, बेस। मतलब जितनी भी वैरायटी हो सकती है वो हमने सब लिख ली यहां पर। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड वीक बेस, ये भी वीक एसिड वीक बेस है, बट यूं कह दो थोड़े अलग टाइप, ये आरएनएस टाइप दिखते हैं, ये ब्रोंस्टेड टाइप दिखते हैं, बस इतना ही फर्क है। ये आरएनएस टाइप, ये ब्रोंस्टेड टाइप है। अब वापस से सोच के देखो, स्टार्टिंग से सोचो कि अगर आप इनमें से किसी एक सब्सटेंस को, इनमें से किसी एक सब्सटेंस को पानी में डालते हो, क्या आप उसकी पीएच निकाल सकते हो? सोच के देखो, अगर मैंने पानी में HCl डाला है और मुझसे कहा जाता है कि इसकी पीएच फाइंड आउट करो, याद आ रहा है कितने केसेस बनेंगे, याद आ रहा है कितने केसेस बनेंगे? पानी में केवल HCl डाला है और आपसे कहा जाता है कि इसकी पीएच फाइंड आउट करो, कितने केसेस, कितने केसेस बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाल रहे हैं, बिल्कुल होशिता जी सही बोला, दो, या तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे या नहीं लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व पक्का। तो HCl के भी दो केसेस, NaOH के भी दो केसेस पता है हमें ऑलरेडी, तो कोई टेंशन नहीं। तो अगर केवल HCl को पानी में डालेंगे पता है कैसे सॉल्व करना है, NaOH को पानी में डालेंगे पता है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसिटिक एसिड को पानी में डाला, एसिटिक एसिड को पानी में डाला, बताओ कितने केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे? अगर मैं एसिटिक एसिड को पानी में डाल रहा हूं तो याद आ रहे हैं केसेस, 3, कितने, 3। पहले वाला केस वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरा वाला केस वाटर के कंट्रीब्यूशन को लेना है, और तीसरा वाला केस, तीसरे वाला केस कौन सा है? थर्ड वन इज याद आ रहा है? वीक एसिड को क्या मान लेंगे? स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही। जब सत्यम ने सही लिखा, जब K/C 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तनय, सनी, तो ये थर्ड वाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस हो गया। अब आप चाहो तो एसिटिक एसिड को पानी में डालो तब भी 3 केस, NH4OH को पानी में डालो तब भी 3 केस, NH4+ को पानी में डालो तब भी 3 केस, एसिटेट आयन को पानी में डालो तब भी 3 केस ही बनेंगे। हां, ये हो सकता है इसका K और इसका K भी आपस में रिलेटेड है, इसका K भी इसका K, तो वो क्वेश्चन में किसका K गिवन होगा वो एक अलग बात है। हो सकता है पानी में डाल रहा हूं मैं एसिटिक एसिड और
Kb किसका दे रखा है, एसीटेट आयन का, तो कोई बात नहीं, इसके Kb से मैं इसका Ka निकाल सकता हूं, इसके Kb से मैं इसका Ka निकाल सकता हूं, तो ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, ये चीज हमें पता है। बस यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि अच्छा यार वो Ka से Kb निकालना था या नहीं, वो भी एक कर सकते राइट। तो यहां पर ये तो अभी तक हम कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया? सप्तांशु बेटा, सप्तांशु पूछ रहा है कि सर अगर Ka/C 100 हो तो क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो ये लिखवाया कि Ka/C 100 से ज्यादा हो तो क्या होगा। सप्तांशु ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेशन है। Ka/C 101 हो तो क्या नेग्लेक्ट करेंगे, और 100 है तो नहीं करेंगे? अच्छा, क्या डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली बात है, Ka/C पे भी तुम्हारी इच्छा तो नेग्लेक्ट कर दो वीक, या Ka/C 50 है तब भी तुम वीक को स्ट्रॉन्ग मान लो, तब एरर ज्यादा होगी, तब एरर ज्यादा होगी। तो ये तो सब उसका गेम है। सेफर साइड में 100 से ज्यादा होना चाहिए। वैसे मैंने जो लिखवाया है उसमें Ka/C ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, ठीक है। अब यहां पर अगर हम दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करते हैं, क्वेश्चन आता है अगर मैं HCl प्लस NaOH इन दोनों को एक साथ पानी में डालूंगा तो पीएच कैसे निकालोगे? अब मैं एक साथ दो सब्सटेंस पानी में डाल रहा हूं, अब बताओ पीएच कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, कह सकते हो सर ये क्वेश्चन तो आप आयनिक नहीं पढ़ाया था तब भी कर लेते थे। HCl के मोल्स निकालो, NaOH के मोल्स निकालो, अगर HCl के मोल्स ज्यादा है तो वो जितने ज्यादा हैं वो बच जाएंगे, NaOH के बचे हुए मोल्स या HCl के एक्स्ट्रा मोल्स निकालो, क्योंकि HCl NaOH तो रिएक्ट करेंगे, और इनके रिएक्ट करने से क्या बनेगा? NaCl, NaCl के कारण कोई पीएच नहीं होती है, तो बची हुई कंसंट्रेशन निकालो। अगर H प्लस के मोल्स ज्यादा हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, NaOH के मोल्स ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ या ना बोलो, जल्दी से पहले बोलो। हाँ, बस ध्यान रखना मोल्स वॉल्यूम इसमें कहीं उलझे ना, और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम HCl के साथ एसिटिक एसिड को मिलाएं, अब सोचो अब क्या होगा? क्या ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेंगे? क्या HCl और एसिटिक एसिड की आपस में कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाली कैटेगरी में चला गया। लेट से इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2, तो CS3COH कन्वर्टिंग इनटू CS3COO माइनस H प्लस। ऑलरेडी यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन C2 माइनस X। सॉल्व किया जा सकता है, यानी ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा भाई लोगों। देन हो जाएगा ना। और अगर यही मैं HCl के साथ NH4 प्लस को मिक्स कर दूं तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट? अच्छा, अब मैं यहां पर बता दूं, अगर मैं NH4 प्लस लिख रहा हूं या यहां NH4Cl लिख रहा हूं, ऐसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि Na प्लस Cl आयन की किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, और डालना तो NH4Cl ही पड़ेगा। देखो, अकेला केटाइन आपके पास नहीं होता, अकेला एनाइन नहीं होता, लेकिन यहां पर पानी में आप NH4 प्लस Cl डालो, Cl आयन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या होगा? ये भी एसिड और ये भी एसिड, एसिड बोल सकता हूं क्योंकि सारे एसिडिक सॉल्ट एसिड है। यहां पर भी क्या लगेगा? यहां पर भी क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ या ना?
यहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट, बस यहां पर अब रिएक्शन किसकी लिखोगे, NH4 प्लस। NH4 प्लस क्या देगा, H प्लस आयन प्लस H3O प्लस, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ऑलरेडी सॉल्यूशन में H प्लस आयन HCl के कारण कितने मान लिए, C1, ये C2 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, यानी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है। यहां एसिटिक एसिड एसिड है, यहां NH4 प्लस एसिड। वैसे तो एसिडिक एसिड के तो नाम में ही एसिड आता है, तो वो बहुत आसान लगता है, NH4 प्लस को बोलना पड़ता है, एसिटिक एसिड तो बोलने में ही एसिड है। क्या कोई डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में, बता दो। हाँ बस ये, यहां के एसिटिक एसिड का होगा, यहां के NH4 प्लस का होगा। अगर NH4 प्लस का के नहीं दे रखा है तो अमोनिया का के भी दे रखा होगा, तो मोस्टली यहां पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW अपॉन KB। बस ये जरूर होगा, यहां ज्यादातर हम के लिखेंगे, यहां ज्यादातर हम KW अपॉन के भी लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में अमोनिया का डेटा दे रखा होगा, अमोनिया का डेटा दे रखा होगा। बोलो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सब आएंगे अनन्या जी, अभी देखिए, अभी सब आएंगे, एसिटिक एसिड एंड सबके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अभी आप PNC आता है तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहां पर सारे बनाएंगे हम। टोटल 6 सब्सटेंसेस हैं, 6 में से कोई दो सेलेक्ट करने के तरीके, 6C2, यानी 15 केसेस मात्र, ओनली। सब बनाएंगे, डोंट वरी। देखा, मैथ्स भी आती है मेरे को। हम्म। कार्तिक पता नहीं क्या लिख रहा, 1 7 3 4 5 कॉम्बिनेशन। ये कार्तिक इतने सारे कहां से आ गए यार, ये कौन सी मैथ्स लगा दी। कार्तिक लिख रहा 1 7 3 4 5। डराओ मत इसे। हम्म। यार कल के मैच में वो हार गया यार, प्रागन नंदा, नाम सही बोला शायद मैंने। गजब प्लेयर है वो, गजब। 18 ईयर्स ओल्ड, और कार्लसन से भिड़ रहा है, आप सोचो। प्रागन नंदा ऐसे ही नाम है उसका। नहीं, नहीं फाइनल में पहुंचा और जबरदस्त, पता डर रहा था वो, कार्लसन उससे डर रहा था। कार्लसन ने पता क्या बोला कि ही इज गोइंग वेरी वेल, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। उसको डर था, सीरियसली बता रहा हूं, उसके स्टेटमेंट में डर छुपा हुआ था। हाँ, एंड ऑब्वियसली बात है वो, चेस कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं। जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए मैं बता दूं, कोई पूछ रहा है सर बैडमिंटन, कोई पता नहीं क्या क्या गेम लिख रहे हैं, चेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे इतना नहीं पता उसका लेवल आइंस्टाइन के ऊपर है क्या। ये बात भी सही है, रिप्रेजेंट इंडिया सच ए बिग स्टेज एट द एज ऑफ 18। सुदान सुदान हु, ये नाम भी जोरदार है, सुदान हु एक चेस मैच खेलेंगे बेटा।
वंश कह रहा सर मुझे क्रिकेट और फुटबॉल, बेटा मुझे आता कुछ नहीं आया और सब आता है। वंश मुझे आता कुछ भी नहीं और आता सब कुछ है। क्रिकेट भी आता, फुटबॉल भी आता, वॉलीबॉल भी आता, बैडमिंटन भी आता, टेबल टेनिस भी आता है, लॉन टेनिस भी आता है, चेस भी आता है, कार्ड्स भी आते हैं, बट सब मस्ती वाले आते हैं। अच्छा, ऐसा? अर्चित कह रहा आउट ऑफ 6 प्लेयर्स इन सेमीफाइनल्स 4 वर फ्रॉम इंडिया। हाँ चलो भाई, चलो वापस इस पर आते हैं। हाँ अब वापस, निश्चय इज आई एम स्टेट फुटबॉल प्लेयर, वाह जी वाह, गजब। और एक बार और बता दो, निश्चय इज स्टेट फुटबॉल प्लेयर, ऐसे ही जनरल थोड़ी नॉलेज बढ़ाते हैं। और कौन किस किस लेवल पर खेला हुआ है थोड़ा सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कोई नेशनल वाला भी है क्या? कोई नेशनल वाला भी है क्या? हाँ यार सॉरी, मैं हॉकी को भूल गया। ओए ऑनलाइन गेम की बात नहीं कर रहे हैं, ये रहने दो बेटा, तुम ऑनलाइन वाले भाग जाओ यहां से। देखो अब जनता जो फेंकने लगी है ना, आई एम इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर। ओके, शोभित इज सेइंग आई आई हैव प्लेड स्टेट लेवल। कोई कह रहा है सर जमुना पार खेला है। हाँ, प्रसन्ना इज स्विमिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीपक चेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अंकित कह रहा है सर स्ट्रीट लेवल पर खेला मैंने। ओहो। अनुराग इज सेइंग आई एम दी, बेटा ये अल नसर है। थोड़े बहुत रुपए दे दो, अगर अल नसर के लिए खेले हो तो उन तो बहुत सारे रुपए देते हैं। Someone is saying I am the champion of sleeping. चलो, कराटे, अक्षत इज कराटे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फालतू की बातें मत करा करो माणी। हाँ हाँ, प्रिंस रनिंग इन स्टेट लेवल। अच्छा, कितने, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, कौन सी? स्वपन, स्वपन सही लिख रहे हो या ऐसे ही तुक्के मार रहे हो? कौन सी नेशनल टीम में खेले हो बताओ, मैं उसका गूगल पे जाके देखूंगा। नहीं दिखाना तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा। ताइक्वांडो। चलो अब इस पर है। अब फोर्थ केस पर आ रहा हूं मैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, अब ये इंटरेस्टिंग है। अगर हम HCl को NH4OH के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा? HCl को NH4OH के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ऊपर गड़, क्या ये रिएक्ट करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, एक एसिड एक बेस को जब भी मिक्स करोगे, एसिड बेस को जब भी मिक्स करोगे वो रिएक्ट करेंगे। जैसे यहां पर HCl और NaOH की रिएक्शन हुई थी, ये दोनों एसिड ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये दोनों भी एसिड ये दोनों भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये दोनों तो रिएक्ट करेंगे। जैसे आप इनको मिक्स करोगे इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये क्या बनाएंगे? NH4Cl प्लस H2O। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों पानी में एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इनको डाला है तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता कि हम कैसे सॉल्व करें, तो यहीं पर अब मेन पॉइंट आ जाता है।
बहुत सारी जनता क्या करती है, दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, उनको रिएक्ट ही नहीं करवाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम इन दोनों को डाल रहे हैं तो ये रिएक्ट करेंगे, और अगर ये रिएक्ट करेंगे तो पहले इनको रिएक्ट करवाओ, रिएक्ट करवाने के बाद आपको इनकी कैटेगरी पता चलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन बचेगा, कौन कितना बनेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि किसके कितने मोल्स है। लेट से मैंने कह दिया इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, दोनों के अगर इक्वल मोल्स है तो क्या होगा, ये दोनों पूरे 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 रिएक्ट कर जाएंगे, और वाटर के लिखने की जरूरत नहीं है। इसके कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल। और इस केस में क्या होगा, अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन में केवल क्या बचा हुआ है, NH4Cl। क्या बचा हुआ है, NH4Cl। यानी आप इस क्वेश्चन को अब बदल दो, आप ये बोलो कि आपने पानी में HCl और NH4OH नहीं डाला है, आपने पानी में NH4Cl डाला है। और अब सोचो NH4Cl मतलब आप यूं कह रहे हो कि आपने पानी में केवल ये डाला है, सिंगल सब्सटेंस डाला है। NH4Cl क्या डाला है, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट डाला है पानी में, आप ये बोलो। और अब वापस यस बिल्कुल सही कहा, वो वीक एसिड डाला है, ये वाला वीक एसिड वाला केस हो गया। पानी में आप केवल NH4 प्लस डाल रहे हो, यानी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला केस बन जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला केस बन जाएगा। और उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है वो आपको पता है, अभी डिस्कस कर चुके। अब थोड़ा यहां सोचना पड़ता, जबकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। पानी में केवल NH4Cl डालोगे तो पीएच कैसे निकालनी पता है या नहीं है, पता है, राइट। नाउ बार बार मत लिखो दिव्यांश मैं नहीं पढ़ रहा हूं सर, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं मेसी और रोनाल्डो सेम नंबर ऑफ बॉल ऑन। चलो अब दिव्यांश अच्छी बात है, लेकिन अब इस पर आते हैं वापस। तो ये सॉल्ट वाला केस हो जाएगा, पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है वो पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन को बदल दो, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां पर अब किसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, NH4 प्लस के हाइड्रोलाइसिस की, NH3 प्लस H2O, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW/KB। लेकिन ये तो तब है जब दोनों के इक्वल मोल्स है। अगर मान लो इसका 1 और इसके 2 मोल्स हुए तो, HCl का 1 और NH4OH के 2 मोल हुए तो, यानी यहां पर यूं कह दो 3 केसेस में बना रहा हूं, यहां 3 केसेस बनेंगे। ये पहला जब दोनों के इक्वल मोल्स है, ये दूसरा जब इसका 1 और इसके 2 मोल है। अब क्या होगा, यहां पर फिर से रिएक्शन होगी, इसका 1 इसका 2, तो 1 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे और इसके भी 1 मोल बनेंगे। अब क्या बोलोगे, अब क्वेश्चन में क्या बोलोगे, क्या आपने HCl और NH4OH ऐड किया, नहीं, आप ये बोलो आपने पानी में NH4OH और NH4Cl ऐड किया है। क्या बन गया, NH4OH और NH4Cl अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये क्या बन गया, बफर। बफर फॉर्मूला पता है बफर का, ये NH4OH और NH4Cl यानी एक तरह से जो हम बोलते हैं वैसे बेसिक बफर टाइप्स का। तो POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। और अगर आपने जो मोल्स डाले हैं, अगर आपने जो मोल्स डाले हैं वो 2:1 हुए तो, यानी इसके 2 और इसका 1, HCl के 2 मोल्स, NH4OH का 1 मोल, तो क्या होगा। अच्छा यहां मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहां प्लस कर देना, ठीक है। अब बताइए अविरल बेटा, कोई से 2 फॉर्मूले मिक्स कर रहे हो, हाफ नहीं आएगा उसमें। अब क्या होगा, इसके 2 मोल और इसके 1 मोल को मिक्स किया तो यहां पर ये हो गया 0, सॉरी ये बचेगा 1 मोल, ये हो गया 0 और NH4Cl, यानी सॉल्यूशन में HCl भी बच गया, सॉल्यूशन में NH4Cl भी है, तो यही वाला केस फिर से आ गया, यही वाला केस फिर से आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, यानी HCl प्लस NH4Cl, या तो NH4Cl लिखो या केवल NH4 प्लस भी लिख दो, एक ही बात है। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड एक दूसरे पर क्या लगाएंगे,
यानी स्ट्रॉन्ग वीक पर क्या लगाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। यही प्रॉब्लम होती बस जनता को, ये वाले क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं जो मैं ये लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। वो दो एसिड को भी रिएक्ट करवा देते हैं, दो एसिड है उनको भी रिएक्ट करवा के कुछ भी बना देते हैं। अरे भाई, जब यही नहीं पता चल रहा कि कौन एसिड है कौन बेस है तो फिर क्वेश्चन थोड़ी होंगे। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको ये समझ में आ रहा है, कब समझ लो आयनिक में अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि देखो कि क्या वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली एक एसिड एक बेस को मिक्स करोगे वो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करेगा, वो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जनता क्या सोचती है, HCl और NH4OH, सर इसको किस कैटेगरी में डालूं? अरे यार, HCl और NH4OH ये एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? आप जैसे ही पानी में HCl और NH4OH डालोगे, इन दोनों में से या तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे या दोनों में से कोई एक बचेगा। जैसे यहां 3 केसेस बने, वो तीनों केसेस यहां पर लिखो। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब बताओ 3 केसेस और कहां बनेंगे? अब 3 केसेस और कहां बनेंगे वो समझ में आ रहा है इसके अलावा? अभी तो मैंने किसको मिक्स किया, HCl को NH4OH के साथ। देखो सीधी सी बात है, HCl को इसके साथ मिक्स करोगे रिएक्ट करेगा, HCl को इसके साथ मिक्स करोगे तब भी रिएक्ट करेगा, और HCl को इसके साथ मिक्स करोगे तब भी रिएक्ट करेगा। नहीं, HCl वाले केसेस बताओ अभी। HCl को और किसके साथ मिक्स करेंगे? तो 3 के, अभी सारे केसेस में HCl से स्टार्ट कर रहा हूं, 4 केसेस ले चुके हैं, अब लास्ट वन HCl प्लस एसिटेट आयन। क्या HCl और एसिटेट आयन आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? HCl और एसिटेट आयन क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? एक एसिड और एक बेस, ये एसिड है ये बेस है। फिर से 3 केसेस बनेंगे, फिर से 3 केसेस बनेंगे। HCl प्लस एसिटेट आयन क्या बनाएंगे? ये एसिटिक एसिड प्लस Cl माइनस, और ये रिएक्शन भी होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस आयन देगा तो ये लेगा, यानी ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 5 होगा। चाहो तो यहां से Cl आयन को हटा देना तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। अब खुद बनाओ 3 केसेस, 1 मोल, दूसरा केस 1 मोल 2 मोल, तीसरा केस 2 मोल 1 मोल। बताओ क्या लिखोगे? पहला केस, दूसरा केस और तीसरा। पहले वाले केस में क्या बनेगा? और जैसे ही प्रोडक्ट बने क्वेश्चन को बदल दो, सोचो नई लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोचो, नई लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोचो, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट में जो जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और यही रियल आयनिक है, यही रियल आयनिक है, ये मैं आपको बता दूं। यहीं पर जनता को प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम होने के कारण पीछे वाले होते हैं, यहां से नहीं होता। क्योंकि पहले यही नहीं समझ में आता कि क्योंकि हमें केवल आरएनएस एसिड बेस लगते हैं, ब्रॉन्स्टेड वाले तो पता ही नहीं चलते, और जब ब्रॉन्स्टेड वाले पता ही नहीं चलते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले वाला केस तो सिंपल सा हो जाएगा। यहां पर पता है फर्स्ट वाला केस तो और वीक एसिड, सिंपल सा, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। यानी एक तरह से आप ये बोलो कि पानी में आपने केवल एसिटिक एसिड डाला है यार, पानी में आपने केवल एसिटिक एसिड डाला है, वीक एसिड।
और जिसकी पीएच कैसे निकालूंगा, K इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। मैंने रिएक्शन नहीं लिखी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट रिएक्ट फॉर्मूला लिख दिया। हाँ, आप चाहो तो एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख सकते हो यहां पर, एसिटिक एसिड गिविंग H प्लस और एसिटेटाइन। दूसरा वाला केस, इसके 1 मोल बचेंगे, ये 0 ये 1, एसिटेटाइन एसिटिक एसिड क्या बन गया, बफर। बफर के फॉर्म में लगा देना, बफर के फॉर्म में लगा देना, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और तीसरे वाला केस, थर्ड वन क्या बचा यहां पर, HCl प्लस एसिटिक एसिड, HCl प्लस एसिटिक एसिड, कॉमन आयन इफेक्ट। HCl का एसिटिक एसिड पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब यही वापस से केसेस, यहां पर हमने HCl से स्टार्ट किया था, HCl से स्टार्ट किया, अब यही केसेस फिर से बनेंगे अगर आप NaOH से भी स्टार्ट करोगे। NaOH के केस में भी ऐसा ही होगा। हाँ, NaOH अगर बेस है तो रिएक्ट नहीं करेगा, अगर NaOH के साथ कोई एसिड डाल रहे हो तो वो रिएक्ट करेगा। NaOH एसिटिक एसिड के साथ 3 केसेस बनाएगा, NaOH NH4 प्लस के साथ मिक्स करोगे तो 3 केसेस बनाएगा। बात समझ में आ रही है? सोचो, बैठ के सोचो, जहां केसेस बनेंगे, ये नहीं कि जितना लिखा है बस उतना दिख रहा है, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो, जितना मैंने लिखवाया है उसके आगे सोचने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि यार NaOH यहां पर, NaOH को मैं NH4OH के साथ डालूंगा, क्या ये रिएक्ट करेगा, नहीं रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। NaOH को एसिटेटाइन के साथ डालेंगे, NaOH को एसिटेटाइन के साथ डालेंगे, NaOH भी बेस है, एसिटेटाइन भी बेस है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट 3 केसेस कहां बनेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 3 केसेस, इसके साथ 3 केसेस, इसी तरह से फिर से बनेंगे। ये दोनों एक साथ, NaOH और एसिटिक एसिड एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, NaOH NH4Cl एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जहां रिएक्शन होगी वहां 3 केसेस बनेंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार चीजें समझ में तो आती है, बहुत बार चीजें समझ में तो आती है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, देखें, पीएच फाइंड आउट करनी है आपको, 100 ml 0.2 m, इसमें एक जगह गड़बड़ कर सकते हो, ध्यान रखना, 0.2 m। एसिटिक एसिड का के दे रखा है, इसका के 10⁻⁻⁵, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का के कहीं पर भी जरूरत पड़े तो 10⁻⁵ यूज कर लेना।
फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर दो ऑप्शन, अब एक कार्तिक का आया 9.35 और 9 का भी ऑप्शन दिख रहा है, हर्षित का 9, आर्यन का 9, भार्गव का 9, देवक वेदांत का 9, 9.35 कार्तिक का आ रहा है, बाकी ज्यादातर जनता का तो 9 ही आ रहा है। मयंक ने 7 लिखा है। मयंक बेटा, एक एसिड और बेस को मिक्स करने पर पीएच 7 तब होती जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो। एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग, अगर दोनों में से कोई एक वीक हुआ तो एसिड बेस को मिक्स करने से पीएच वो 7 नहीं होती, जो तुमने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा ना कि एसिड बेस मिक्स करने पर सॉल्यूशन न्यूट्रल, वो तभी होता है जब दोनों स्ट्रांग हो और दोनों के मोल्स बराबर हो। तो वो नॉलेज यहां पर काम नहीं आएगी। आंसर इज 9। वैसे अब सबका 9 ही आ रहा है और वैसे सही भी 9 ही है। आंसर, करेक्ट आंसर इज 9। यहां पर कहां गड़बड़ होती वो बता दूं, कहां गड़बड़ होती वो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां गड़बड़ जो होती है वो होता क्या है, हम इनको रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एसिड और NaOH। अब दो तरीके हैं आपको यहां पर, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, CH3COO Na+H2। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, देखो जैसे ही मिक्सअप करोगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल होते ही एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो अभी 0.2 थी वो 0.1 रह जाएगी, वो 0.1 रह जाएगी। यानी एक तरह से मिक्सअप करने के बाद इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1, ये भी 0, ये भी 0, और आफ्टर द रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन 0.1। ये मैंने कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख ली, डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिख दी। 0.2 की जगह 0.1 क्यों लिखा, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। अगर आप मिक्सअप करने के बाद इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे तो 100 इंटू 0.2, ये इसके मिलीमोल्स, लेकिन अब मिक्सअप करने के बाद वॉल्यूम 200 हो गया, इसीलिए ये 1/2 यानी 0.1। समझ में आ गई ये बात मेरी? क्या ये बात समझ में आई? तो अब यहां पर CH3CONA की कंसंट्रेशन 0.2 नहीं 0.1 है, 0.2 नहीं 0.1 है। नहीं तो आप मोल से भी कर सकते हो। मोल से कैसे करोगे? एसिटिक एसिड के कितने मोल्स? 20 मोल्स। अगर मैं मोल से करता हूं, सुन लो मेरी बात, वो भी लिख देता हूं। एसिटिक एसिड के 20 मिलीमोल्स, NaOH के भी 20 मिलीमोल्स, ये पूरे रिएक्ट करेंगे और इसके 20 मिलीमोल्स बनेंगे, लेकिन ये मिलीमोल्स है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 200 से, तो वापस से कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.1। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुतों को ये पॉइंट ही समझ में नहीं आता सीरियसली। अब जिनको ये पॉइंट समझने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत, यानी मतलब क्यों लगता है मुझे नहीं पता, बहुत आसान पॉइंट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जेई में बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता यार, उन्हें ये भी नहीं पता होता। ये दो तरीके तक समझ में नहीं आते कि क्या कर रहे हैं, बस उन्हें कोडिंग करना होता है। और कोडिंग में आपको मैं बता दूं, कोडिंग में हर जगह पता है, हर जगह केसेस बनते हैं। कोडिंग का मतलब केवल कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज तो अलग बात है यार, लेकिन क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। वही नहीं पता, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो एक अलग बात है, बट क्या करना वो तो पता होना चाहिए। यस, तो जिस दिन कोडिंग सीखो ना उस दिन एक काम करना, एक सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालनी, उसके कितने केसेस बनते हैं उसकी कोडिंग करना सबसे पहले जाके। सबसे पहले जाके जिस दिन कोडिंग सीखो तो टारगेट ये रखना कि सर, हाँ, ताकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जिसमें मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि बताओ
कौन कौन से सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, किसका वॉल्यूम कितना है, किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और उसको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन की पीएच कितनी आएगी। सर मैं इसका सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। जैसे कैलकुलेटर होता है ना, मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, डिवाइड करने पर इतना आएगा, ऐड करने पर इतना आएगा। तुम एक काम करना, हाँ ऋतुराज ने सही नाम दिया, पीएच कैलकुलेटर बनाना, कि सेलेक्ट करो पानी में तुमने क्या डाला, किसका के कितना है, एसिड डाला, बेस डाला, क्या डाला, वो सारे ऑप्शंस पूछो। सोचो अब एक तरह से, खुद सोच के देखो, कितने सारे तुम्हें पहले क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो, वीक एसिड डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, वीक बेस डाल रहे हो, के कितना है, के बी कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है, किन दोनों को मिक्स कर रहे हो, फिर जाके तुम्हारा आंसर आएगा। सोच के देखो, और इन सब की तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है। समझ में आई मेरी बात? देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुतों के दिमाग में आजकल ये होता है, सर मैं तो कोडिंग करूंगा। बिल्कुल, उन्हें लगता है कोडिंग तो वहां जाके बैठूंगा खटखट कंप्यूटर में, ऐसे ही बैठ के हाथ हिलाऊंगा, डन 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 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बस ऐसे हाथ हिलेंगे और कोडिंग कोड बन जाएगा, है ना। मस्त। अब सोचना, पहले तो एक काम, राइट अप तो लिखना, राइट अप लिखना पहले, कि यार मुझे करना क्या है, क्या लिखूंगा, उसको ऑन पेपर लिखना पड़ेगा मुझे। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले एक स्टूडेंट, आपको पता, 2-2 हजार, मतलब 1000, 2000, 3000 लाइनों का पूरा एल्गोरिथम बनती है। कोडिंग जो होती है 2-2, 3-3 हजार लाइंस की भी होती है, और उससे भी ज्यादा होती होगी। और मतलब जो थोड़ी, जब आप, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आईआईटीज में आप थर्ड फोर्थ ईयर से जब कंप्यूटर साइंस में से निकलो, तो मतलब जो 2000-2500 लाइंस की कोडिंग कर पा रहा है, मतलब वो बड़ा एक्सपर्ट कहलाता है। अब 2000 लाइंस बोलने में तो सिर्फ 2000 है, 2000 में पता कितने पेज भरते हैं। रजिस्टर के एक पेज में भी 20 लाइनें होती है, 20 लाइनें होती है, तो 10 पेज में 200, तो 100 पेजेस भर जाएंगे। अब आप सोचो 100 पेजेस में एक ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, एक ही क्वेश्चन की, एक जगह गड़बड़ हुई नहीं, ढूंढते रहो कौन से पेज पे क्या हुआ था, वो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब वो विनय ने कुछ निकाला, सर कोड फॉर स्पेस शिप हैज मोर देन मिलियन लाइंस। पता नहीं भैया, इतनी नॉलेज तो नहीं है मेरे को। हाँ, तो अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 m। अब आप चाहो तो इसकी पीएच निकाल सकते हो, प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू CS3COOH प्लस OH माइनस 0.1 माइनस एक्स एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। और यहां फिर गड़बड़ हो सकती, के मैंने एसिटिक एसिड का दिया है, अब ये एसिटेट आयन है, तो यहां 10⁻⁻5 नहीं, 10⁻⁹। एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, एक्स इक्वल टू 10⁻⁻5। पीओएच इक्वल टू 10, पीओएच आ जाएगी 5, तो पीएच कितनी आ गई, 9। ओके, तो केस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, 2 का आंसर। हाँ रेहान, नाम तो अच्छा है, पीएच कैलकुलेटर ठीक है यार, पीएच कैलकुलेटर। बस देखते हैं कौन बना के लाता है, कितना जल्दी कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फाइव, बिल्कुल सही। कोई पूछा सर ऐसा क्या सॉल्व करते हैं 100 पेजेस में, बेटा इसीलिए तो गूगल करोड़ों पे करता है और हमसे अरबों लेता है। हमसे मतलब कमाता है। सप्तांशु कह रहा है कि सर पीएच कैलकुलेटर सबसे पहले आपको एक फ्री में देंगे, एक सैंपल आपके लिए थे, धन्यवाद बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, बफर। क्वेश्चन नंबर 2 बफर है,
क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हाँ या ना? जनता को मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? प्लस NaCl, इसके कितने चाहो तो मिलीमोल्स लिख दो, इसके कितने 20, इसके कितने 10, ये 0, ये 10 और ये भी 10। चाहे तो फिर से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन बफर के केस में एक अच्छी चीज पता क्या होती है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड रेशियो आता है, तो मोल्स भी पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहां वापस कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर डायरेक्ट बफर बन गया, तो बफर की पीएच निकाल लीजिए। पीएच इक्वल्स टू एसिटिक एसिड और इसका बफर है, तो पीके विच इज 5 प्लस लॉग 10 अपॉन, क्योंकि 200 लिखोगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 है या था 200 लिखेंगे लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए सेकंड पार्ट का आंसर 5। लक्ष्य इज सेइंग मेरे भैया ने भी एक वेबसाइट बनाई थी, कुछ 1800 लाइंस की थी, सोच लो बेटा। अब पूछना भैया से। रेहान इज सेइंग कि सर पीएच कैलकुलेटर इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन sonorex.com। भाई साहब लो, एक अपॉर्चुनिटी चली गई भैया अपनी तो। शोभित बेटा एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अच्छा यहां मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यार, ये Cl है। थर्ड पार्ट का आंसर नहीं आया, थर्ड पार्ट का आंसर तने तने भाई तुम लोग अच्छा सा कैलकुलेटर बनाओगे और समझाओ कि तुम, मैं नहीं बनाने वाला। लक्की बेटा कोई भगवान के पास जाने से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ समझ में नहीं आती, पढ़ाई करने से सब समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं और फोकस की कमी है, एफर्ट्स की कमी है, एफर्ट्स डालो सब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले तो ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, इसका आंसर 11 ही आएगा। कैसे आएगा वो बता देता हूं। तो यहां पर दोनों ही बेस है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मिक्सअप करोगे वॉल्यूम डबल, तो दोनों की कंसंट्रेशन हाफ। अब CH3CO माइनस प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू CH3COOH प्लस OH माइनस। ऑलरेडी सॉल्यूशन में, अब यहां से देखिए वॉल्यूम डबल होते ही इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 और इसकी कंसंट्रेशन 0.1, तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 और NaOH से इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स। बट अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं,
चेक करते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डब्ल्यू अपॉन के ए 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। क्या x को नेगलेक्ट कर दें? यस, इस x को यहां और यहां सब नेगलेक्ट कर सकते हो। अब चेक कैसे करें कि यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप नेगलेक्ट कर दो और नेगलेक्ट करने के बाद x की वैल्यू निकालो। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही? 10 रेज़ टू पावर -7, 10 की पावर -7, जो कि यहां पर भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। मतलब एसीटेट आयन से जो OH आयन आ रहे हैं वो बहुत कम है। मतलब यहां पर OH आयन मेनली किससे आ रहे हैं? NaOH से, NaOH से ही आ रहे हैं। तो NaOH से OH आयन 10 की पावर -3, तो POH कितनी हो गई? 3, तो pH कितनी हो गई? 11। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। राम बेटा, जब आयनिक खत्म होगा उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, ये सारी सीक्वेंस पहले ही दे चुका हूं मैं, पहले लेक्चर में ही सारी सीक्वेंस दे चुका हूं। बिल्कुल सही, फोर्थ पार्ट। यहां पर पहले तो सोचो क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे? यस, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। आंसर भी जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हार्दिक का भी सही है, आर्यन का भी सही है, स्वपन का भी सही है। यस, लास्ट क्वेश्चन हो गया क्या? तो लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी HCl प्लस CH3COONA। क्या बनाएंगे? CH3COOH प्लस NaCl। जैसे ही मिक्स करोगे कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.101, इसकी कंसंट्रेशन भी 10, ये 10 की पावर -3 बचेगा, ये 0.1 बचेगा। HCl का एसिटिक एसिड पर कॉमन आयन इफेक्ट, मैं डायरेक्ट Ka का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इस बार यहां पर X को आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, सॉरी, यहां पर 10 की पावर -3 प्लस x कॉमन आयन इफेक्ट, x अपॉन 0.1 माइनस एक्स, यहां से तो नेग्लेक्ट कर पाओगे, ये x नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। x के लिए सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर
3 और H प्लस आयन कंसंट्रेशन फिर हो जाएगी 1.62 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आया क्या लिखा मैंने? ये इसका यहां से नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ये तो ये अलग पार्ट हो गया। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो यहां से नहीं लिखा है। इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एसिटिक एसिड पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, CH3CO माइनस H प्लस की कंसंट्रेशन HCl के कारण 10 की पावर -3 माइनस x और ये प्लस x, और इस x को हमने सॉल्व किया है। तो ये इससे pH की वैल्यू जो आएगी 3 माइनस लॉग ऑफ 1.62 विच इज 2.78 बिल्कुल सही। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इनको सामने रखो, क्वेश्चन को रिलेट करो। होमवर्क में यहां पर दे रहा हूं, जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतनी ही बातें समझ में आएगी। 39 से लेके 51 तक, फिर थोड़ा ब्रेक है, और फिर वापस 56 से लेके 64। चलो यहां पर अभी ये देता हूं, फिर बाकी के S1 में से कुछ दे रहा हूं। थर्टी 39 से लेके 'या एक काम करो 43 से लेके 'राइट। अभी तो ये करो और मिलेगा होमवर्क, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक और छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं। कहीं एक वर्ड यूज होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है वो समझाता हूं। यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, एसिटिक एसिड के भी 20 मिलीमोल्स, इसके भी 20 मिलीमोल्स है। अगर एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स बराबर हो तो इक्विवेलेंट्स राइट नाउ, तो देखो इन सबका एन फैक्टर 1 है, तो राइट नाउ तो इक्विवेलेंट्स और मोल्स दोनों ही कह सकते हो बराबर, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। यहां पर इस तरह की भी लैंग्वेज आती है, इस तरह की भी लैंग्वेज आती है कि 100 ml 0.1 m एसिटिक एसिड is titrated with 0.1 m NaOH. Find pH at equivalence point. pH at equivalence point. अब क्वेश्चन यहां पर ही आता है कि सर NaOH कितना डाला, वो तो वॉल्यूम ही नहीं दे रखा है हमें। NaOH कितना डाला है ये तो वॉल्यूम ही नहीं दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब इतना NaOH डालना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जितने इक्विवेलेंट्स एसिटिक एसिड के उतने ही NaOH के होने चाहिए। राइट नाउ इसका भी n फैक्टर 1, इसका भी 1, तो इसके जितने मोल्स है उतने ही इसके होने चाहिए। इसके मोल्स कितने 10, 100 इंटू 0.1, तो इसके भी 10 होने चाहिए। उसके लिए इसका कितना ml डालना पड़ेगा 100 ml, उसका कितना डालना पड़ेगा 100 ml। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम नहीं भी गिवन है तो भी बता सकते हो। इनफैक्ट इसके वॉल्यूम की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट नाउ देखा जाए तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही इसका होगा। ये 50 तो ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100, तो पीएच हमेशा उतनी ही आएगी।
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच निकालो, मतलब एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, इस तरह से रेश मोल्स लो उनके, ताकि दोनों के यानी वॉल्यूम इस तरह से होना चाहिए कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो, और फिर आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखना, रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और फिर उसकी कंसंट्रेशन निकालनी होगी। तो ये होमवर्क है, ज्यादा नहीं दिया मैंने, डोंट वरी, बहुत ज्यादा कुछ 12 और ये थोड़े बहुत, तो इतना तो बनता है यार। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और ये ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये प्रैक्टिस हो रही है, लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस है, ताकि आप यूज टू हो जाओ, आदत पड़ जाए। तो करिए क्वेश्चंस को, जैसे जैसे करोगे और बातें समझ में आती जाएगी। हाँ, 30 क्वेश्चंस है यार, इतना तो कर ही सकते हो, और मुझे पक्का भरोसा है कि करोगे तुम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।